हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फजान्स रूल, राइट। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मैं रिवाइज कराऊँ आप लोगों को। प्रीवियस क्लास में मैंने आयोनिक बॉन्ड, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने सॉल्युबिलिटी, प्रीवियस क्लास के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी, ये तीन टॉपिक्स को हम लोगों ने मेनली जो है डिस्कस कर लिया था प्यारे बच्चों, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए प्यारे बच्चों, राइट। लेट्स स्टार्ट द क्लास। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फजान्स रूल, राइट। और बड़ा सिंपल भी है। मेरी आवाज़ आ रही है भाई सभी बच्चों को? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं ज़रा, एम आई ऑडिबल टू यू? जल्दी से मुझे बताइए, प्रॉपर तरीके से मेरी आवाज़ आ रही है आपको? चलिए ओके, ठीक है जी। आओ चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। फजान्स रूल अपने आप में केमिकल बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सवाल आप लोगों को पूछे जा सकते हैं और हम लोग बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो जो है चीज़ों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। एक बार बहुत ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। तो फजान्स रूल के अंदर सबसे पहली बात, ये फजान्स रूल की ज़रूरत क्या है, ये होता क्या है, बहुत ध्यान से समझे भाई सभी। सबसे पहली बात, फजान्स रूल्स का मतलब है, फजान्स रूल का मतलब है टू कैलकुलेट या टू डिटरमाइन कोवलेंट करेक्टर, सीसी है ना, कोवलेंट करेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि 100% ना तो कोई आयोनिक है और ना ही 100% कोई कोवलेंट है, राइट। चलिए सर, ये बात समझ में आती है मैं आपकी। और दूसरी बात, ये एक क्वालिटेटिव लॉ है, क्वालिटेटिव, नॉट द क्वांटिटेटिव। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्वांटिटेटिव नहीं है, क्या है ये? क्वालिटेटिव लॉ है, राइट। यानी कि इससे मैं ये तो बता सकता हूं कि दोनों में से ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर किसका है, लेकिन मैं एग्जैक्ट कोवलेंट करेक्टर की मात्रा नहीं बता सकता, राइट। चलिए अब इस रूल के अकॉर्डिंग है क्या, जरा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। अच्छा, जब भी मैं बोलता हूँ कोवलेंट करेक्टर, सीसी करेक्टर का कुछ सीन ऐसा भी तो होता होगा कि शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होंगे सर, हाँ या ना? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे होंगे सर। भाई यही मीनिंग होता होगा, बताइए। कोवलेंट करेक्टर का मीनिंग क्या होता है? यही होता है, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चलिए इधर आइए और बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, इधर देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करें भाई सभी प्यारे बच्चों। इसके बाद जैसे मैंने कोवलेंट करेक्टर आप लोगों को पढ़ाया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों को पढ़ाया, एक्चुअल में होता क्या है? होता ये है कि मान लीजिए एक यहाँ पर ना कैटाइन है, मान लेता हूँ ये एक कैटाइन है, बात को समझना प्यारे बच्चों। और यहाँ पर मेरे पास एक एनाइनिक स्पीसीज है। भाई सेंटर में माइनस तो मैं लिख ही नहीं सकता क्योंकि सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है, हाँ या ना? मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये एक एनाइनिक स्पीसीज है और ये एक कैसी स्पीसीज है बेटा? कैटाइनिक स्पीसीज है, राइट। अब होता है क्या कि क्योंकि कैटाइन क्या काम करता है, क्योंकि कैटाइन जो होता है, या मैं बोलूँ न्यूक्लियस जो होता है, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इनके जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको भी क्या काम करेगा? खींचने का काम करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, खींचने का काम करेगा। तो ये पिक्चर कुछ ऐसी नज़र आती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। ये पिक्चर कुछ ऐसी नज़र आती है कि मानो इस अनाइन का क्या हो गया हो? पोलराइजेशन हो गया हो। मतलब अनाइन का शेप जो है थोड़ी सी डिफ्यूज शेप नज़र आती है टुवर्ड्स द कैटाइन। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हम लोग बोलते थे हैं कि इसके अंदर कौन सा करेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है? कोवलेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है। क्या मेरी बात समझ में आई? एक आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवलेंट करेक्टर है, इसको बताने के लिए हम लोगों ने किसकी मदद ली? फजान्स रूल की मदद ली। अब ये है क्या, जरा बात को समझने की कोशिश करिए भाई। ठीक है जी, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। कैटाइन का काम होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना, है ना। अनाइन क्योंकि नेगेटिव पोल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? टुवर्ड्स द कैटाइन मूव कराता है। तो इस डिफॉर्मेशन को मैं बोलता हूँ जी कोवलेंट करेक्टर का इंट्रोडक्शन हो जाना, राइट। तो इतनी बातें समझ में आई सभी बच्चों को? मैंने बोला इस कैटाइन की जो पावर ना उसका नाम होता है पोलराइजिंग पावर, है ना। ठीक है, पोलराइजिंग पावर।
और इस वाली कभी कभी ना यहाँ पर आप अच्छी किताबें देखोगे ना, इसको ऐसे फाई से भी यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट कर दिया जाता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन को। एनाइन को बोलते हैं इसका पोलराइजेशन हो रहा है, और कौन करा रहा है? ये कैटाइन की मदद से ऐसा हो रहा है। एक बार दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या बोला। मैंने बोला एक आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट करैक्टर कितना है ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर दो आयोनिक कंपाउंड मेरे सामने हैं तो मैं ये बता सकता हूं कि दोनों में से ज्यादा कोवलेंट करैक्टर किसका होगा। क्लियर हो गई बात? और उसकी मदद उसको बताने वाले, या मैं बोलूँ रूल का क्या नाम है, उसको हम लोग फजांस रूल बोलते हैं। अब उसको क्या क्या पैरामीटर्स है उन बातों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तरीका बस इतना याद रखना, जितना जितना ज्यादा कैटाइनिक फॉर्मेशन होगी, जितना ज्यादा कैटाइन होगा मतलब चार्ज ऑन कैटाइन, उतना ज्यादा पोलराइजेशन हमें फील होगा। इसका मतलब उतना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा। फील भी कर पा रहे हो आप लोग? देखना, अगर मैं चार्ज की बारे में बात करूं, चार्ज के बारे में आप बताइए, कैटाइन पर जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये ठीक से नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा होगा? पोलराइज कर रहा होगा, हाँ या ना? मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा ये पोलराइज करेगा दूसरे को उतना ज़्यादा ही कोवलेंट करैक्टर होगा। पता लग गया जी? कोवलेंट करैक्टर बढ़ता है चार्ज के बढ़ने से। अब चार्ज चाहे कैटाइन पर हो, चार्ज चाहे एनाइन पर हो। मान लो एनाइन पर बात करूँ, एनाइन पर जितना नेगेटिव चार्ज होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा उतनी जल्दी यहाँ से ये फॉर्मेशन मेरे पास होगी। बोलो डेटा समझ में आता है नहीं आता? यहाँ तक हमारी क्लास के सभी बच्चों को डेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये बेसिक बातें सभी क्लास के बच्चों को समझ में आनी चाहिए। चलिए इधर आइए, निकुंज अभी क्लास में है क्या? निकुंज, निकुंज आर यू देयर? नो, एक स्टूडेंट है। चलिए इधर आ जाइए भाई, सभी बच्चे इधर आ जाइए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर कोवलेंट करैक्टर डिपेंड करता है, तो बहुत ध्यान से सुनो भाई। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कैटाइन के फैक्टर, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एनाइन के फैक्टर। आप थोड़ा फील भी करना भाई सभी बच्चे। आप मुझे बताइए, अगर मैं कैटाइन का साइज बढ़ा दूँ, या मैं ये कहूँ कैटाइन का साइज क्या होना चाहिए अच्छे अच्छे कोवलेंट करैक्टर के लिए, तो आप कहेंगे सर साइज ऑफ कैटाइन जितना कम रखोगे भाई, जितना इसका साइज क्या रहेगा? कम रहेगा, उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज लग पाएगा ठीक से। मतलब उतनी ज़्यादा क्या होगी? पोलराइजिंग पावर होगी कि नहीं होगी? बताइए। और जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना क्या हो जाएगा बेटा? कोवलेंट करैक्टर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? जबकि अगर मैं अनाइन की बात करूं प्यारे बच्चों, तो अनाइन के केस में भी साइज को आप लोग क्या रखें? ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिव पोल बड़ा होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा? डोनेट कर पाएगा, तो उतना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें फील होगी। बोलो ये डेटा समझ में आता है कि नहीं आता? यहाँ तक हमारी क्लास के सभी बच्चों को ये डेटा समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरी बात की, इधर देखिए सभी, साइज के बढ़ने से पोलराइजेशन बढ़ जाता है। पोलराइजेशन ऑफ एनाइन के बढ़ने से कोवलेंट करैक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के एनाइन के बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा? कोवलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? सर कोई दिक्कत नहीं। आ जाते हैं चार्ज पर। इधर आ जाओ भाई सभी, मुझे बताइए कैटाइन पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दूं तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी, और पोलराइजिंग पावर बढ़ने से कोवलेंट करैक्टर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जबकि एनाइन की बात करूं तो एनाइन पे ही बड़ा सिंपल सा रूल है सर, जितना ज़्यादा चार्ज नेगेटिव एनाइन पर होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा। क्या हमारी क्लास के सभी बच्चों को दो फैक्टर समझ में आ गए जो मैंने बोला? मैंने बोला देखिए चार्ज का रिलेशन बहुत सिंपल सा है, जितना ज़्यादा कैटाइनिक चार्ज, जितना ज़्यादा एनाइनिक चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा। रीजन आप लोगों को सभी को पता है। साइज के बारे में बात कर दूं तो कैटाइन का साइज चाहिए छोटा ताकि ठीक से वो इलेक्ट्रॉन को खींच पाए, और एनाइन का साइज चाहिए बड़ा ताकि न्यूक्लियस का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन कम, और जो कैटाइनिक फॉर्मेशन है वो इसके इलेक्ट्रॉन को जल्दी से खींच पाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? तो ये दो फैक्टर जो हैं मैंने मेनली आप लोगों को बताए। अब जो तीसरा फैक्टर है ना, तीसरा फैक्टर वो कॉमन फैक्टर है, जरा ध्यान से सुनेंगे, वैसे तो कैटाइन में ही आना चाहिए। उसको बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दोबारा सुन लो, इसका नाम क्या होता है?
स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए इधर आ जाइए सभी। सर ये स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जिनके डी के अंदर, डी सब शेल के अंदर पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है ना। डी के अंदर कितने हो? 10, या मैं बोलूँ लास्ट वाली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन। इन शॉर्ट आप इस चीज़ को ना ऐसे याद कर लीजिए भाई सभी बच्चे। इधर देखेंगे सभी, इधर आ जाइए सभी, आप इसको ऐसे याद करें, जिनी कनाडा होगी, है ना, जिनी कनाडा होगी। अब Zn+2 होता है, कैडमियम +2 होगा, Hg+2 होगा, जब भी डी में 10 होंगे, राइट। और इससे पहले वाला ग्रुप कौन सा है? कॉपर वाला, विद कॉपर सिल्वर गोल्ड। फील कर पाए आप लोग? मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर ये 6 एलिमेंट, या मैं बोलूं ये 6 कैटाइन आप लोगों को दिखाई दे जाएं, तो इस केस में कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होता है। क्या फील कर पाए आप लोग? हाँ या ना? आपने बस 4 ऑप्शंस में ये देखना है, आपने बस 4 ऑप्शन में ये देखना है कि यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा। तो आपने अगर 4 ऑप्शन में ये देख लिया, इनमें से कोई भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है तो उसका मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर होगा। मान लो सर ये तीनों ही दिखाई दे जाएं, तो फिर तो आप साइज पर मूव करेंगे कि किसके कैटाइन का साइज छोटा है। जिसके कैटाइन का साइज छोटा होगा उसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा बेटा जी? ज़्यादा होगा। एक बार जो भी मैंने बोर्ड पर लिखा है ना, मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग देखें भाई सभी बच्चे। मैंने जो भी बोर्ड पर लिखा है इसको मैं समराइज कर रहा हूँ। मैंने आपसे बोला है फजान्स रूल का मतलब है टू डिटरमाइन द कोवलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक बॉन्ड। फिर मैंने दूसरे शब्दों में आपसे बोला है ये क्वालिटेटिव लॉ है, ना कि क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी नहीं बताएगी कि कितना % कोवलेंट कैरेक्टर है, लेकिन ये बता देगी कि ये फलाने से ज़्यादा कोवलेंट है या नहीं। फिर मैंने आपको बोला कि एक्चुअल में इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि जितना छोटा कैटाइन होगा और एनाइन जितना बड़ा होगा तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है, दूर से देखने का कंसर्न ये है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही हो? शेयरिंग हो रही हो। तो शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड का नाम कोवलेंट बॉन्ड होता है। दैट्स वाई कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा कहना है। तो कंसर्न ये है प्यारे बच्चों, इसके पैरामीटर हैं 2। सबसे पहला पैरामीटर फॉर कैटाइन, दूसरा पैरामीटर फॉर एनाइन। अब इसके फर्दर 2 पार्ट हैं। चार्ज के बारे में बात करूं तो दोनों पर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, ये थंब रूल बना लीजिए। दूसरा मैंने बोला साइज, कैटाइन का साइज मुझे छोटा चाहिए, क्योंकि जितना छोटा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा? पोलराइजिंग पावर होगी। पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है जो दूसरे को पोलराइज करे, राइट। और पोलराइजेशन का मतलब है जो खुद अपने आप को क्या कर रहा है? पोलराइज कर रहा है, यानी कि अनाइन की स्पीसीज के बारे में बात हो रही है। बोलो यहाँ तक डेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। चलो ये बेसिक समझ में आ गया सभी को। अब यहाँ पर मैंने PNGC एक नया इन्वॉल्व कर दिया, इसको अपने दिमाग में रखना। एक बात और बता रहा हूँ, नोट डालकर लिख लीजिए। सुनो भाई, सुनो भाई, S ब्लॉक और D ब्लॉक के मेटल की अगर मैं बात करूं तो दोनों मेटल में जो D ब्लॉक के मेटल होते हैं, जो D ब्लॉक के मेटल होते हैं, वो जो मेटल होते हैं उनके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है? ज़्यादा होता है। इनका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है? ज़्यादा होता है। अपने दिमाग में आप लोग रखेंगे। कोई मुझसे पूछता है कि अगर मैं बात करूं नोबल गैस की और मैं बात करूं D ब्लॉक के स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो दोनों में से कोवलेंट कैरेक्टर स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होगा। किसका होगा? स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इन शॉर्ट आप ऐसे समझिए, अगर डी के अंदर और एस के अंदर कंपेयर आप लोग करने वाला हूं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ आयरन +2 और कैल्शियम +2, है ना। अब कैल्शियम तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, जबकि आयरन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा? आयरन है हमारे पास, कौन सा ग्रुप मिलेगा आप लोगों को? आई थिंक 8th ग्रुप का एलिमेंट मिलेगा और D ब्लॉक का एलिमेंट मिलेगा, राइट। तो अब इसके बाद आप लोग ये समझें कि आयरन जो होगा इसका कोवलेंट कैरेक्टर S ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट से क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा, अगर कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना। तो सिंपल से रूल है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। भाई इधर आ जाइए सभी, इधर आ जाइए, बहुत ध्यान से देखिए, इधर आइए भाई सभी बच्चे,
इधर आइए, अभी कोई वेटिंग रूम में है और कह रहे हैं सर प्लीज़ एंटर मी, पता नहीं क्या फिर ये सॉन्ग बजाने लगेंगे है ना, तो इनको दूर ही रहने देते हैं। क्लास को पता नहीं क्यों ही डिस्टर्ब करते हैं बच्चे। इन सब चीज़ों से टीचर पे क्या ही इफेक्ट पड़ता है ना। हम तो एडवांस टीचर है। एडवांस टीचर का मतलब होता है जो इक्विपमेंट से काफ़ी हैबिचुअल हो। आप कितना भी परेशान करने की सोच लो, नहीं कर पाओगे, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है एक दो बार करने से कोई चीज़ बनती बिगड़ती है, तो कोशिश करके देख लो। चलो इधर आ जाइए। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसकी, अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट करेक्टर और पोलराइजेशन। देखिए पोलराइजेशन और कोवेलेंट करेक्टर बात एक ही है, क्योंकि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन अनाइन करेगा या जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर कैटाइन के पास होगी, उतना ज़्यादा ही क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर होगा। आ जाइए इधर आ जाइए प्यारे बच्चों, देखना मैं कह रहा हूँ ये NaCl है, ये MgCl2 है, ये AlCl3 है और ये SiCl4 है। याद करिए जब एनाइन कॉमन है, एनाइन क्या है बेटा जी, Cl कॉमन है, तो मुझे सीधा सीधा कैटाइन पर मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाई जो हमें ऑनलाइन अभी देख रहे हैं, कृपया करके कमेंट सेक्शन में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने की कोशिश करें। तो मुझे बताइए जब कैटाइन पर चार्ज ज्यादा होगा, जब कैटाइन पर चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो इसका मतलब कौन सा करेक्टर ज्यादा होगा सर, इस केस के अंदर ज्यादा होगा कोवेलेंट करेक्टर। बोलो हाँ या ना। तो मतलब मैं ऐसा लिख दूं कि यहाँ इस केस के अंदर कोवेलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा जी, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हमारी क्लास के सभी बच्चों को पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया? मुझे लगता है क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होगा। दूसरा देखिए, अगर यहाँ बात करें तो सर ये भी बिल्कुल सेम सा ही सवाल है सर, इतना सिंपल सिंपल पूछने लगे तो कैसे काम चलेगा। अब बस थोड़ा सा स्टार्टिंग है। अब यहाँ पर मैंने क्या आपको बताया भाई, इस केस में कैटाइन से तो नहीं डिस्टिंग्विश हो रहा। अब बात करेंगे किसकी, साइज की। एनाइन अगर सेम है तो बताइए टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है घटता है? सर बढ़ता है, लेकिन मुझे कैटाइन का साइज क्या चाहिए, छोटा चाहिए। और मुझे अगर कैटाइन का साइज छोटा चाहिए प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब इस सवाल का सही आंसर ये हो गया, हाँ या ना। ये सभी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। आ जाइए इधर आ जाइए, अच्छा सवाल हमें लग रहा है, वैसे तो बेसिक है, आप लोग जल्दी से इसको कवर कर देंगे। आइए इधर आइए सभी बच्चे, इधर देखिए, मुझे बताइए Al4C3। आप बताइए कॉमन एक्सिस या कॉमन एलिमेंट तो एल्युमिनियम ही है, तो इसके बारे में बात नहीं करनी हम लोगों को। अनाइन के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा -4, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा -3, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा -2 और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा -1। बोलो सही बात है नहीं बात है भाई? इंडिविजुअली एटम का अगर मैं चार्ज काउंट करूंगा तो क्या ये डेटा ऐसा ही होगा? बोलो हाँ या ना, बताइए भाई, क्या ये डेटा ऐसा ही होगा? बोलिए बोलिए बोलिए, बहुत जल्दी से बोलिए भाई सही बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सर अब मुझे बताइए एनाइन पर अगर चार्ज ज़्यादा है, खुद सोचिए भाई, एनाइन पर अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब कोवेलेंट करेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। इस सवाल का सही उत्तर कुछ ऐसा हो जाना चाहिए। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही है सर। सर यहाँ आ जाते हैं, आप बताइए इसमें कॉमन क्या क्या? सर कैल्शियम कॉमन है, तो सर केवल और केवल किसके बारे में बात कर सकता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप जरा याद करो, सर ने कुछ बताया था भाई, जितना ज़्यादा एनाइन का साइज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, और जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर होगा। बोलो हाँ या ना। तो सर ये डेटा तो बड़ा सिंपल नज़र आ रहा है। यहाँ जाते हैं सर, यहाँ पर फ्लोरीन 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 कॉमन है। चार्ज की बात कर लूँ तो यहाँ पर चार्ज देखेंगे तो सल्फर का कितना आ जाएगा, x-2। भाई निकालना आता है नहीं आता, x-2 बराबर 0। चलो बताओ जरा मुझे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, +2, यहाँ आ जाएगा +4, यहाँ आ जाएगा +6। मुझे बताइए कैटाइनिक स्पीसीज का चार्ज अगर ज़्यादा है, अगर कैटाइन का चार्ज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उस केस में कोवेलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कोवेलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। भाई कमेंट सेक्शन में हमें आंसर्स को बताएं भाई जल्दी से जल्दी, ठीक है, तभी हमें पता लगेगा कि चीज़ें कितनी सहूलियत से आप लोगों को समझ में आ रही हैं। अगला सवाल देखते हैं कौन बताएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बड़ा ही सिंपल है। देखो देखने से पता लग रहा है Na कॉमन है, तो यहाँ पर -3 इसका चार्ज आ रहा है, इसका -2 आ रहा है और इसका -1 आ रहा है। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि नेगेटिव पर जितना ज़्यादा नेगेटिव, मतलब एनाइन पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा ही क्या मिलेगा आपको, कोवेलेंट करेक्टर मिलेगा। सर सही आंसर ये रहा आप लोगों के सामने। बोलो हाँ या ना। अगला आता है मेरे पास, ये है Hg2Cl2। अगर मैं चार्ज देखूं तो कितना मिलेगा बेटा, +1। यहाँ देखेंगे तो कितना मिलेगा, +2।
यहाँ देखेंगे तो कितना मिलेगा सर +2। बोलो हाँ या ना, बोलो डेटा समझ में आता है क्या? अगर ये डेटा समझ में आ गया तो जरा याद कर, मैंने आपको 6 एलिमेंट बताए थे। कौन सा सर? जिनी, कनाडा, होगी, है ना, कनाडा बोलते हैं ना, कनाडा, जिनी, कनाडा, होगी, है ना, पंजाबी कल्चर में कनाडा बोलते हैं। चलो इधर सुनो, अब इसके बाद में बात करूं तो यहाँ कॉपर प्लस, यहाँ Ag प्लस और यहाँ Au प्लस, जिनी कनाडा होगी विद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, राइट। अब मुझे बताइए क्या ये एलिमेंट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सर यहाँ भी दिखाई दे रहा है और यहाँ भी दिखाई दे रहा है। चलो तो इसका मतलब भाई की तो कम होगी इन दोनों से, तो सर ऐसा कर देते हैं। सर आपने दूसरे वाले को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया, नहीं किया, उसका रीजन क्या है? सर आपने बताया था अगर ये 6 फॉर्मेशन कहीं मिल रही हैं तो इनका कोवेलेंट करैक्टर बाकियों से क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब सवाल उठता है सर ये भी +2 और ये भी +2, तो फिर कहाँ मूव कर जाएंगे? फिर मूव कर जाएंगे अनाइन पर। अनाइन देखा तो यहाँ Cl2, अनाइन देखा तो यहाँ आयोडीन। तो मैं जानता हूँ कि आयोडीन का साइज क्या होता है? ज़्यादा। और मैं ये बात जानता हूँ कि कैटाइन का साइज चाहिए होता है छोटा और एनाइन का साइज चाहिए होता है बड़ा। अगला सवाल आता है, ये मेरे पास कैल्शियम है, ये आयरन है और ये आयरन है। आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें पहले तो। चलो यहाँ से कुछ बातें और क्लियर हो जाएंगी। मुझे बताओ क्या सर ने कुछ बताया था? तुम कौन से ग्रुप के एलिमेंट हो? S। तुम कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हो? ये S ब्लॉक का। और ये कौन से ब्लॉक का? D ब्लॉक का। S और D में कंपेयर करेंगे तो पिक्चर पहले से ही क्लियर है। और अगर बात करूं ये +2 और ये +3, और सर कैटाइनिक चार्ज की अगर बात करोगे तो जितना ज़्यादा कैटाइनिक चार्ज होता है उतना ज़्यादा ही कोवेलेंट करैक्टर होता है। ये हम लोगों ने बचपन में ही सीख लिया था। बोलो हाँ या ना। चलो इसके बाद देखें जरा, इसके बाद देखें जरा NaCl और CuCl। NaCl और CuCl की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो इस केस के अंदर NaCl CuCl में देखने का सवाल ही नहीं है सर। देखो कॉपर +1 बन रहा है और आपके अनुसार जो स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है सर। ये देखना सर, ये भी स्यूडो नोबल गैस, ये भी स्यूडो नोबल गैस और ये भी स्यूडो नोबल गैस। ऐसा जनरली देखा गया है डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम कोवेलेंट करैक्टर क्या होता है? डी ब्लॉक के अंदर टॉप टू बॉटम कोवेलेंट करैक्टर क्या होता है प्यारे बच्चों? बढ़ जाता है। कोवेलेंट करैक्टर टॉप टू बॉटम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस बात को सुन लो भाई सभी बच्चे, इस बात को सभी बच्चे सुन लीजिए। जनरली क्या सोचेगा बच्चा? सर टॉप से बॉटम जाते हैं साइज क्या हो जाएगा? कैटाइन का बढ़ जाएगा। साइज बढ़ने से कोवेलेंट करैक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों इसको आप चाहे एक्सेप्शन मानो चाहे कुछ भी मानो, Hg+2 का कैडमियम +2 से और Zn+2 से कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस बात को आप अपने दिमाग में रखें भाई। डी ब्लॉक में नीचे वाले डोमिनेट करते हैं, डी ब्लॉक में नीचे वाले डोमिनेट करते हैं। या आप लोग नोट करके लिख लें भाई, ये बातें नोट करके लिख लीजिए। चलिए जी, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आगे आप लोगों ने ये कवर कर ही लिया होगा, हम लोग आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आइए जी, तीसरी स्लाइड हम लोगों के पास आ गई है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ द फजान्स रूल के अंदर सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो ये आती है, सुनो भाई ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। मुझे एक बात बताओ, कोवेलेंट करैक्टर के बढ़ने से, मैं बता रहा हूँ आप लोगों का एप्लीकेशन है, कलर का इम्पार्ट बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा? कलर इम्पार्ट बढ़ता है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। मैं ये बोलूँ डार्कनेस बढ़ जाती है। अगर आप लोगों के पास कोवेलेंट करैक्टर किसी का x है और किसी का x² है, तो जो x² है उसके कलर के अंदर क्या बढ़ जाएगी? डार्कनेस बढ़ जाएगी। मतलब समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर एक येलो है तो क्या हो जाएगा? दूसरा पेल येलो हो जाएगा। मैं बोलूँ मतलब समझ रहे हो, डार्कनेस बढ़ेगी, कहने का कंसर्न ये है। अच्छा, कोवेलेंट करैक्टर के बढ़ने से कलर इम्पार्ट बढ़ता है और कोवेलेंट करैक्टर के बढ़ने से आयोनिक करैक्टर क्या होता होगा? घटता होगा। सर ये तो महा बेसिक बात है। अगर कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा किसी कंपाउंड के अंदर तो ऑब्वियस है आयोनिक करैक्टर क्या होगा? कम ही होगा। तो ये बेसिक बातें समझ में आई। अब ये कौन एंट्री ले रहा है इस समय? इधर देखो भाई, कोवेलेंट करैक्टर के बढ़ने से आयोनिक करैक्टर क्या होगा जी? कम होगा। आओ इधर आइए, एक बात और बतानी है प्यारे बच्चों, आयोनिक करैक्टर के घटने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? सर आयोनिक कंपाउंड आर मोर सॉल्युबल इनटू द वाटर, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, हाँ या ना।
और सॉलिबिलिटी के घटने से या आयोनिक करेक्टर के घटने से मुझे बताओ मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ता होगा? सर ये भी घट जाते होंगे। और एक बात और बताऊं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या आयोनिक करेक्टर के घटने से लैटिस एनर्जी भी क्या होती है? घटती है। सर ये क्या क्या बातें आपने इसमें हम लोगों को सिखा डाली। प्यारे बच्चों, ऐसे ही चीज़ों को करने से सिलेक्शन होता है। एक बात मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, इधर देखेंगे सभी। मैं आपसे कह रहा हूँ कोवलेंट करेक्टर के बढ़ने से कलर का इम्पार्ट बढ़ता है, यानी कि कलर जो भी कंपाउंड आपका कलर कंपाउंड है उसके अंदर डार्कनेस बढ़ने लगती है, राइट। आयोनिक करेक्टर का घटना क्योंकि कोवलेंट करेक्टर का बढ़ना। ऐसे ही आयोनिक करेक्टर जब घटता है तो सॉल्युबिलिटी भी घट जाती है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा आयोनिक कंपाउंड आर मोर सॉल्युबल इनटू द एक्वस सॉल्यूशन या पोलर सॉल्यूशन, राइट। यहाँ सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट के बारे में बात की गई है, राइट। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर भी क्या असर पड़ता होगा? जब सॉल्युबिलिटी घट रही है तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा, क्योंकि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक करेक्टर, राइट। फिर मैंने बोला लेटिस एनर्जी भी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? घट जाती है। थोड़ा फील कर लो, सर लेटिस एनर्जी क्यों घट जाती है? एक बात समझो, मैं कह रहा हूँ आयोनिक करेक्टर घट रहा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl का, है ना। अब NaCl से अगर मैं बात करूँ, भाई आयोनिक करेक्टर घट रहा है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, आयोनिक करेक्टर घटता है, सभी जानते हैं, ठीक है। तो आयोनिक करेक्टर घटने का मतलब क्या होगा? आयोनिक करेक्टर घटने का मतलब हो गया कि टेक्निकली वो आयोनिक कंपाउंड नहीं बन पा रहा या ठीक से नहीं बन पा रहा। जब आयोनिक कंपाउंड नहीं बनते तो लैटिस एनर्जी किस बात की, यानी कि लैटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। चलो थोड़ा सा और ब्रीफ करूं क्या। लैटिस एनर्जी मैंने आपको पढ़ाई थी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, पढ़ाया था क्या? और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज। देखो सवाल आने वाले हैं इस पर बेस्ड। चलो जी, ये डेटा मान लेते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, सॉल्युबिलिटी पर खेल लेते हैं। मुझे बताइए ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बता दो सर। सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसका कोवलेंट करेक्टर क्या होगा? कम होगा, सीधी सी बात। सर ये देखिए Ag कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन। और बताइए जब एनाइन के बारे में बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? एनाइन के बारे में बात करूंगा प्यारे बच्चों। जो एनाइन होता है उसका साइज मुझे बड़ा चाहिए फॉर ए गुड कोवलेंट करेक्टर या मैक्सिमम कोवलेंट करेक्टर। तो भैया इस एनाइन का साइज क्या होगा? बड़ा। इसका मतलब तेरे अंदर कोवलेंट करेक्टर मैक्सिमम, और जिसके अंदर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम। बोलो हाँ या ना? तो सर ये बातें तो आपके बिल्कुल हम लोगों को क्लियर हो गई हैं। बड़ा ही बेसिक सा कंटेंट जो है आज आप पढ़ा रहे हो। चलो देखो, PbF2 की बात करूं, PbCl2 की बात करूं, PbBr2 की बात करूं, PbI2 की बात करूं। सर इसमें भी बड़ा सिंपल है। आयोडीन का साइज बड़ा है सर, सॉल्युबिलिटी कम होगी, सीधी सी बात। साइज के बढ़ने से कोवलेंट करेक्टर बढ़ रहा है क्योंकि एनाइन का साइज बढ़ा रहे हो आप, और कोवलेंट करेक्टर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है। बोलो हाँ या ना? सर ये तो बड़ा ही सिंपल सी बात आपने बता दी है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? सर हमें यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? सर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। चलिए आगे देखिए, सवाल देखिए। कलर इम्पार्ट की अगर मैं बात करूं तो AgF और AgI है। AgF और AgI, आइए इधर आइए, मुझे बताइए आप दोनों में से ज़्यादा कलर इम्पार्ट किसका है? सर जिसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है। सर इसका कोवलेंट करेक्टर इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि आयोडीन है। आपको पता है AgI का जो कलर होता है आई थिंक ब्राउन कलर का पाया जाता है भाई, हाँ या ना? और अगर AgF की बात करूं तो वैक्सी है। वैक्सी का मतलब आप इसको कलरलेस लिख सकते हो, हाँ या ना? तो आप फील कर पा रहे हो भाई कलर इम्पार्ट किसका ज़्यादा होगा? सर जिसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। पर लिखने की ज़रूरत है, बताना जरा। सर क्योंकि एनाइन का साइज ज़्यादा होने की वजह से कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाना, और कोवलेंट करेक्टर के बढ़ने से कलर का इम्पार्ट भी बढ़ जाना। बोलो हाँ या ना? सर ये तो महा बेसिक चीज़ें चल रही हैं। आ जाओ थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को रिलेट कर लेता हूँ। देखो मैं मेल्टिंग पॉइंट ना बोल के ना लेटेस्ट एनर्जी भी बोल रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट ना बोलकर क्या बोल रहा हूँ बेटा जी? लेटेस्ट एनर्जी। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, दिमाग को घुमा लीजिए दोबारा से। सर ने कुछ बताया था क्या? सर ने बताया था लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। और जितनी ज़्यादा लेटाइस एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट। बोलो हाँ या ना? सर ये तो बेसिक है। आओ जरा देखें फिर कितना बेसिक है। आओ इधर आ जाइए, ये है NaF, ये है MgF2 और ये है LCl3। बताओ जरा क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है? सर
यहाँ पर F तो कॉमन है, ये +1 है, ये +2 है, ये +3। देखना आप लोग फंस जाओगे इसमें। बताओ, बताइए भाई, इस सवाल का सही उत्तर बताएं हमें कोई बच्चा जल्दी से। टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डू फास्ट। बहुत जल्दी से इस सवाल का सही उत्तर हमें देने वाले। बिल्कुल सही आंसर है। काफ़ी सारे बच्चे बिल्कुल सटीक आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। इधर आ जाइए, बिल्कुल सही आंसर है, इधर आ जाइए, सही आंसर बिल्कुल। क्या करना है आप लोगों को? सर लेटेस्ट एनर्जी के बारे में बात हुई है सर। आप ये देखिए, चार्ज किसका ज़्यादा है सर? जिसका चार्ज ज़्यादा है उसकी लेटाइस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। बोलो डेटा समझ में आया क्या? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? अब पता है कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे देखो सर कैटाइन पर ज़्यादा चार्ज है ना, मैं कहूँगा हाँ। कैटाइन पर ज़्यादा चार्ज है तो कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। मैं बोलूँगा हाँ। सर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो कम होना चाहिए। आप कह रहे हो ज़्यादा है, तो मैं उसको समझाऊंगा कि देख एलिमेंट 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 देख ये डिफरेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? भाई अगर सेम ही एलिमेंट होते तो मैं कह देता ये बात कि जैसे आप कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन ये एलिमेंटेशन क्या है? डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट। और आप लोग ध्यान से सुनो, लेफ्ट टू राइट के एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है बेटा जी? घटता है। और लेटेस्ट एनर्जी का रिलेशन क्या है साइज के साथ? ये भी आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगला बताइए जरा, मैं इसके बारे में बात कर लूँ। सर आपने ना एक किसी ज़माने में एक ट्रिक बताई थी हम लोगों को, क्या ट्रिक थी जरा याद कराऊँ? इसको 1 और इसको 2 लिखते थे हम लोग, हाँ या ना? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और सोडियम की +1, मैग्नीट्यूड हम लोग देखते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर लेते थे, याद आ रहा है? इसकी 2 और इसकी 2 लिखेंगे, वो समझ में आ गया होगा रीजन। और इस बाई की कितनी लिखनी पड़ेगी बताओ जरा? सर इसकी 2 लिखनी पड़ेगी। और ऑक्सीजन की कितनी लिखनी पड़ेगी? इसकी भी, इसकी 3 और इसकी 2 लिखनी पड़ जाएगी, हाँ या ना? क्योंकि 13 ग्रुप का एलिमेंट और ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला। तो इसका मतलब ये हो गया, इस सवाल का सही आंसर फिर से तुम्हारे पास आ चुका है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा बेटा? लेटाइस एनर्जी हो जाएगा। तो ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को क्लियर है। और चार्ज और साइज, चार्ज और साइज जब आपस में लड़े, चार्ज और साइज जब आपस में लड़े तो जीतेगा कौन? हमेशा चार्ज। क्यों? क्योंकि सर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साइज। बताइए, चला इस सवाल का आंसर बता दीजिए। NaF सर आप वाले मेथड से करें क्या? कर लो। MgA2A2 सर कहे सीता जी सुनो प्रभु। TI कहाँ आता है जरा बताना? TI कहाँ आता है सर? स्कैंडियम टाइटेनियम। ये TI TC तो नहीं है ये? एक बार बताना ये TI कहाँ आता है, चेक करके बताओ। ये थैलियम होगा पक्का, थैलियम तो नहीं। TI टाइटेनियम है क्या? टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करके बता। टाइटेनियम, ठीक है बेटा जी। बताइए जरा क्या हो जाएगा? देखो अगर ये टाइटेनियम भी है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट मानकर चलूं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है कि नहीं होती? और कार्बन की मानकर चलूं तो सर ये 14th ग्रुप का एलिमेंट है, -4 तक शो कर देगा, है या ना? तो इसको मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो अपनी ट्रिक तो वैलिड है भाई, ट्रिक क्या है? वैलिड है, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यहाँ तक का डेटा हमारी क्लास के बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना जाना चाहिए भाई। ये डेटा सभी स्टूडेंट्स को, हाँ +4 लिख सकते हो। अगर ये टाइटेनियम है तो +4 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं सर टाइटेनियम के प्लस, मैंने जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो है 3D सीरीज को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप +4 करके भी कर सकते हो। अल्टीमेटली आंसर तो यही आना है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो भाई ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? बोलिए डेटा क्लियर। चलो आगे मूव करें क्या? इसको बहुत जल्दी से आप लोग नोट कीजिए प्लीज़, नोट इट डाउन।